ईरान ने वहाँ से वैसे सारे मटेरियल्स को वो हटा लिया था जिससे कि एक रेडिएशन की संभावना बन सकती है। जो आक्रमण के पहले जो बहुत स्पेकुलेशन हुआ था, पाश्चात्य जगत के विभिन्न संस्थाओं ने भी किया था, विशेषज्ञों ने भी किया था, और वो सबसे ज़्यादा चिंतित थे कि यूरेनियम मेटल और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि बड़ी संख्या में है, जो कि जिसे शक भी कहा जाए और जिसे एक संभावना भी कहा जा रहा था कि अगर ईरान चाहे तो उनका परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा भी माना जा रहा था कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का एक बहुत ज़्यादा जो संयंत्र है वह फोर्डो के अंदर बना हुआ है, और वहीं से जैसे हमारे एक मित्र ने यहाँ तक कि दावा किया था कि 3 घंटे के अंदर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड्स को अभी ईरान के पास क्षमता है ग्रेड मटेरियल बनाने में इस्तेमाल कर सकता है और तुरंत वह बम बना सकता है। यह उनका दावा था। अगर 3-3 घंटे पर ऐसे माना जाता है कि हर एक महीने में वो एक बम बनाने की क्षमता उनकी फोर्डो साइट पे है। तो इसका मतलब कि आगे से ही वहाँ पर जितने हेक्साफ्लोराइड, यूरेनियम मेटल से लेकर यूरेनियम बाकी ऑक्साइड भी थे, सब को हटा लिया गया। मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि इनसे वहाँ पर केमिकल प्लांट भी था जिसका भी एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि उसके ऊपर भी आक्रमण हुआ तो उससे केमिकल जो कंटामिनेशन होगा वो भी काफ़ी घातक होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने यहाँ पर यूरेनियम कार्बाइड केस में देखा था कि वहाँ तो केवल केमिकल फैसिलिटीज़ थी। यहाँ यूरेनियम मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड रेडिएशन पैदा करने वाली संयंत्र और केमिकल जो कहते हैं उसको प्रदूषित करने वाली वैसे भी दोनों संयंत्र थे, तो इसकी संभावना थी। लेकिन अब देखिए एक तरफ से अगर इसकी परीक्षा की जाए तो माना जाएगा कि जिस उद्देश्य से अमेरिका ने अपने 12 GPU जिसे बंकर बस्टर डिवाइस यूज़ किया, 6 बॉम्बर B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से वह मोटी तौर पर असफल रहा, क्योंकि इप्सान में भी पहले ही आ चुका है कि वहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 2 रिपोर्ट्स दिया था। ईरानियन ने भी किया है कि कोई भी रेडिएशन फॉल आउट नहीं है, और सऊदी अरेबिया ने के भी वहाँ से भी आया है। तो हर तरफ से आ रहा है कि वहाँ पर कोई रेडिएशन फॉल आउट नहीं हुए हैं। अगर कोई परमाणु संयंत्र होता, यह प्रश्न उठता है कि अगर कोई परमाणु संयंत्र रहता और उसके अंदर देखिए परमाणु का जो ऊपर का जो ढांचा है उस पर आप हमला करें, मिसाइल से करें, प्लेन से करें, किसी भी चीज़ से करें, तो उससे रेडिएशन की संभावना 2 क्षेत्र से होती है। एक जो उनके अंदर कोर जो रहता है, जिससे कि जो रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल कोर माना जाता है, अगर उस पर हमला हुआ तो उसके मेल्टिंग से हो सकता है कि एक रेडिएशन आएगी, और रेडिएशन उस पर फिर संभव है कि और फिर इस पर निर्भर करता है कि वह कितने बड़े पैमाने का है। अगर बड़े पैमाने का है और उस परमाणु बम से भी हमला किया जाता है तो माना जाता है कि करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ेगा, और मिलियंस ऑफ जो क्यूरीज उसका जो पैमाना नापा जाता है उसका रिलीज़ होगा। तो इसका मतलब कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि IAEA के रिलीज़ में कहा गया है कि हो सकता है लो इनरिच्ड यूरेनियम हो और काफ़ी कंटेन्ड रेडिएशन हुआ है उसके अंदर, अगर मान लिया कि हमला भी हुआ है। लेकिन जो बाकी संभावनाएं थी उन संभावनाओं से इनकार किया जा रहा है कि हुआ था। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि जो बाकी 2 फैसिलिटीज़ थी, एक नतांज में भी वो अंडरग्राउंड था, थोड़ा सा अबव द ग्राउंड था, तो वहाँ से भी कोई समाचार नहीं आ रहे हैं, वो इतना डीप था भी नहीं, तो उससे थोड़ा उस पर तो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है, और पहले भी उसके ऊपर 2 राउंड उसके ऊपर हमला हो चुके हैं, 2 से 3 राउंड भी माना जाता है। तो लेकिन वहाँ से भी कोई भी रेडिएशन की कोई भी खबर नहीं मिली है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गुप्त स्थान पर ईरान ने अपने सारे क्रिटिकल मटेरियल्स को छिपा दिया है। क्रिटिकल मटेरियल्स तो छोड़िए, जो भी रेडिएशन करने वाली जो भी मटेरियल्स है यूरेनियम की, उन्हें भी हटा दिया है। तो
तीनों स्थान से उन्हें आशंका थी कि आक्रमण हो सकता है, तो उन्हें हटा दिया। यह इस बात की पुष्टि कर सकते हैं अगर ये जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो सच है तो। आईडीईए की तरफ और उनकी तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है, तो ये अगर बिना रेडिएशन रिसाव के अगर कोई खतरा नहीं है तो इस इमरजेंसी मीटिंग का क्या मतलब है? नहीं, देखिए, वह एकदम नहीं कह रहा है कि रेडिएशन नहीं हुआ, चाहे हमला नहीं हुआ। देखिए, जो आईएईए का कई उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य तो यह रहता है कि तीनों की तीनों फैसिलिटीज़ जो है वो आईएईए के सुपरविजन में है। आईएईए सर्टिफाई करते रही है कि वहाँ पर किस स्तर का परमाणु का इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा है, परमाणु संवर्धन हो रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि जो जिनेवा प्रोटोकॉल के अंदर और उसका जो एडिशनल प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशन उनका एडिशनल प्रोटोकॉल्स 1 और 2 है, उनके अंदर आप कोई भी परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले किसी भी संयंत्र पर हमला नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा कैविएट है, थोड़ा सा उसमें कंडीशंस है कि अगर वह मिलिट्री यूज़ के लिए किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ यह भी कहा जाता है कि अगर आप हमला भी करने जा रहे हैं तो आप वहाँ के आस पास के जनता को आप आगे से हटा देने करें। तो वह तो उन्होंने चेतावनी दे दी थी इजराइल ने कि हम हमला कर सकते हैं। और वैसे जगह संयंत्र को 3 माना जाता है। एक साइनेज आपको लगाना होगा, ऑरेंज सर्कल वाला एक बड़ा सा, जो कि नज़र आ जाए, झंडा पर लगा रहे हैं कहीं पर भी। तो कई सारे कानूनी बातें रहती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की वह है। उसके साथ साथ जनरल कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है, उसके अंदर 1983 से 85 तक उन्होंने रिजोल्यूशंस पास किए हैं। कोई भी जो पीसफुल प्रोग्राम है और माना भी जाता है। अभी चलिए देखिए, उसने 60% कर दिया उन इनरिचमेंट, लेकिन उसका कहना है ईरान का कि इनरिचमेंट की मनाही कहीं भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में नहीं है। तो खैर चलिए, तो कानूनी दाव पेच लड़ाई है। लेकिन जनरल कॉन्फ्रेंस जो उनका है, जीसी का रिजोल्यूशंस, 4 रिजोल्यूशंस है आईएईए का, जिसमें कि परमाणु संयंत्र जो कि बिजली पैदा कर रहे हो उस पर हमला नहीं करना है। साथ साथ अब सबसे हाल का जो रिजोल्यूशन है वह है 2024 का, यूक्रेन और रूस के संदर्भ में किया गया है। उसके अलावा जनरल असेंबली का भी एक रिजोल्यूशन है, उसमें भी बात ये कही गई है कि कोई देश दूसरे देश के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं कर सकता है। उसके अलावा पेलिंडावा ट्रीटी है, कई सारी ट्रीटीज़ है। तो हो सकता है उस पर भी एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप परमाणु संयंत्र पर एक तरह से विश्व में सहमति बनी हुई है कि उस पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेडिएशन निकलता है उसके आसपास के देश जो सेकेंडरी कंट्रीज़ कह सकते हैं, और सेकेंडरी रेडिएशन, कई तरह की रेडिएशन जो आते हैं उससे दूसरे लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ये कई सारे गंभीर विषय हैं जिस पर कि वो चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन जो आश्वस्त जो दुनिया को करने वाली है, कम से कम एक बात आ गई कि रेडिएशन वहाँ से नहीं रिलीज हुआ है। अगर जो कुछ भी हुआ भी होगा वह कंटेंट रेडिएशन लो इनरिच्ड यूरेनियम से, जैसा कि आईएईए कह रही है। एक एक्सपर्ट के तौर पे आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ पे नहीं है इसलिए यही कारण हो सकता है? ये तो यह नहीं, दूसरा जो आईएईए कहती है इप्सान के बारे में, यह है भी तो लो इनरिच्ड यूरेनियम है जिसे कंटेन कर लिया गया है। तो डैमेज भी हुआ है तो उसके जो स्ट्रक्चर है उसने उसको रोक लिया है। तो ये एक दूसरा विषय हो सकता है जिसकी बात हो रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर 2000 किलोमीटर्स माना जाता है कोई रिएक्टर का पुल होता है, या यहाँ तक कि वहाँ पर जिसे स्पेंट फ्यूल कहते हैं, स्पेंट फ्यूल तो ज़्यादातर जो नेचुरल यूरेनियम के बाद उपयोग किया हुआ जो रॉड्स रहता है वो कहीं एक पुल में रखा जाता है पानी के अंदर, और वो ठंडा रहे। उस पर भी कई बार अटैक होने के बाद विश्व में ऐसी घटनाएं घटी भी हैं जिसमें कि रेडिएशन निकला है। हाल में फुकुशिमा की हमने बात सुनी थी कि कोर जो उनका था रिएक्टर का वो मेल्ट कर गया था, जिसके चलते रेडिएशन हुआ था। साथ साथ जो अभी पुल हुआ था सेलाफील्ड में यूके का, 1957 में ऐसी बात सुनने को आई थी। वहाँ से सीजियम कई सारे निकले थे जो रेडिएशन के एलिमेंट्स थे जो कि प्रभावित किए थे।
चेरनोबिल में भी अभी हमने जाना ही था कि वहाँ भी घटना घट 3 माइल आइलैंड में था। तो अगर आप रिएक्टर्स को ठीक से नहीं हैंडल करते हैं तो उससे खतरा रहता है। और जो तीनों संयंत्र हैं, जो तीनों फैसिलिटीज़ जिसको है, उसमें यूरेनियम कन्वर्सन की फैसिलिटीज़ भी है और साथ साथ रिसर्च रिएक्टर्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर बाकी सभी केमिकल फैसिलिटीज़ भी है। तो कई तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर है और पूरी संभावना थी कि वहाँ पर से अगर अटैक हुआ तो रेडिएशन निकलेगा। तो यह बात कही गई है।